नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSP के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 24/3/2022 को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो कि पेपर 1 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है इसमें, महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 2000 रुपये के नोट का रंग डैश है। तो हालांकि अभी 2000 का नोट जो है वो बंद हो गया है, तो उस समय जब चल रहा था मैजेंटा कलर का चल रहा था। तो आइए हम यहाँ पे जितने भी नोट है अभी जो चल रहे हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, अगर पूछ ले आपसे कि 10 रुपये का नोट है, उस पर किसका चित्र है। तो पहला 10 रुपये का जो नोट है, 10 रुपये के नोट पे हम बात करते हैं। 10 रुपये के नोट पे जो चित्र होता है किसका, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर है। कलर पूछ ले तो कलर मैं भी बताऊंगा। भाई पहले क्या करते हैं, देखो तो किसका किसका इस पे है। तो 20 रुपये के नोट पे, 50 रुपये के नोट पे, 100 रुपये के नोट पे, ठीक है। उसके बाद 200, 500 और 2000 देखेंगे। चलो 20 रुपये के नोट पे बताओ कि 20 रुपये के नोट पे किसका है। तो 20 रुपये के जो नोट है उस पे एलोरा की गुफा है। 50 रुपये के नोट पे रथ मंदिर है, हम्पी का कौन सा है, रथ मंदिर। रथ मंदिर हम्पी का है, ठीक है। उसके बाद 100 रुपये के नोट पे बात कर लेते। 100 रुपये के नोट पे रानी का वाव। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप। वही हम बात करें 500 रुपये के नोट पे, तो 500 रुपये के नोट पे क्या है, लाल किला। 2000 के नोट पे मंगलयान। अब बात करते हैं कलर की। तो जो 10 रुपये का नोट है वो कैसा, उसका जो कलर कैसा है, चॉकलेटी भूरा कलर का है। कैसा है, चॉकलेटी भूरा। 50 रुपये के नोट पे, 20 रुपये के नोट का जो रंग कैसा है, हरा सा पीला। वही बात करें 50 रुपये के नोट का रंग कैसा है, तो 50 रुपये का नोट का जो रंग है वो प्रदीप्त नीला है। प्रतिदीप्त नीला। 50 के बाद 100 रुपये का जो नोट है उसका कैसा कलर है, लेवेंडर कलर है, ठीक है। वही हम बात करते हैं 200 रुपये का नोट है, चमकीला पीला। लेवेंडर चमकीला पीला, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 500 रुपये का नोट है उसका कैसा कलर है, स्टोन ग्रे, ठीक है। और जो हमारा 2000 रुपये का नोट था वो उसका कैसा कलर था, मैजेंटा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको कलर का, जो मतलब जो नोट है उसके कौन कौन से कलर हैं और उस पर किसका चित्र बना हुआ है। जैसे हम देखते हैं 10 रुपये के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, चॉकलेटी भूरा कलर है उसका।
20 रुपये के नोट का एलोरा की गुफा है, हरा सा पीला है। उसके बाद 50 रुपये के नोट पर रथ मंदिर है हम्पी का, जो कि प्रदीप्त नीला कलर का है। 100 रुपये के नोट पे रानी का बाग है, लेवेंडर कलर का है। 200 रुपये का नोट सांची का स्तूप है, चमकीला पीला है। 500 रुपये का नोट पर लाल किला है, स्टोन ग्रे कलर का है। और 2000 रुपये का जो नोट था उस पर मंगलयान था, मैजेंटा कलर का था। तो अब यहाँ पे वही आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी की नई श्रृंखला 2000 रुपये के नोट पे कौन सा रंग है, तो कलर कैसा हो गया, मैजेंटा। और अगर आपसे पूछ ले कौन सा चित्र बना हुआ था, तो कौन सा चित्र बना हुआ है, तो उसका मंगलयान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? जो आंतरिक हिमालय है, तो आंतरिक हिमालय के बारे में हम बात करते हैं। जैसे ये हमारा इंडिया है, आप ठीक है, ऐसे मानते ये हमारा भारत है, ऐसे आप बनाओगे, ठीक है। ऐसे है। चलो, तो यहाँ से जो भारत है, तो यहाँ के जो हमारा हिमालय जो पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे क्या तो पतली है, यहाँ पे थोड़ा जाकर चौड़ी हो गई, ठीक है। तो ये जो हमारे हिमालय की जो श्रृंखला है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपरी वाला भीतरी है, इसे आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं। आंतरिक हिमालय, इसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय, इसे हिमाद्री के नाम से भी हम जानते हैं, हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर तक है इसकी औसत ऊंचाई। वही बात करते हैं, दूसरा हम इसे लघु हिमालय कहते हैं, या हिमाचल कह सकते हैं, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल या लघु हिमालय। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है 3700 से लेके 4500 मीटर। और जो हमारा ये लास्ट वाला नीचे वाला है, इसे हम शिवालिक कहते हैं। कौन सा कहते हैं, शिवालिक, शिवालिक के नाम जानते हैं, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी के नाम जानते हैं। इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है, 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक होती है, ठीक है, 1100 मीटर, 900 मीटर से लेके 1100 मीटर। अब देख लो, जो हमारा ये वाला जो लाइन है ऊपरी, इसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इस पे जो हमारी प्रमुख चोटियां हैं वो स्थित है। सबसे ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं, इसी पे यहाँ पे हिमाद्री भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये हमारा जो है ये हिमालय, इसको जो बीच वाला है, इसे हिमाचल के नाम जानते हैं। इसमें 3700 से लेके 4500 मीटर तक की ऊंचाई के जो पर्वत होते हैं वो मिलते हैं। और इसमें हम बात करें तो पीर पंजाल, धौलावीरा, महाभारत श्रेणी, कांगड़ा, कुल्लू घाटी सभी इसी में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं शिवालिक की। तो शिवालिक की जो औसतन ऊंचाई है 900 से लेके 1100 मीटर है। इसे हम बाह हिमालय के नाम से जानते हैं। और बाह हिमालय, इसमें जो घाटी स्थित है इसे दून कहा जाता है। जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, तो ऐसे। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कौन सी है। तो आंतरिक हिमालय मतलब हिमाद्री या ग्रेट हिमालय, उसकी जो औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। अगर वही पूछा जाता आपसे कि लघु हिमालय की औसत ऊंचाई बताओ, तो लघु हिमालय जो हमारा हिमाचल है उसकी श्रेणी है कितना है, उसकी ऊंचाई 3700 से लेके 4500, तो 4000 भी आ जाता है उसमें, 4000 मीटर तक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में अनुसूची विषय कौन सा युग में सही है। तो अनुसूची की जब हम बात करते हैं, तो अनुसूची यहाँ पे दिया है कि जो हमारा पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य का उल्लेख है, संघ एवं राज्य का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या है, जो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते का उल्लेख है, ठीक है, वेतन भत्ते का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं, तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है, शपथ ग्रहण का से संबंधित है। वही हम बात करते हैं चौथी अनुसूची,
जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें क्या है चौथी अनुसूची में कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लेते हैं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, राज्यसभा से संबंधित है, सभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है, प्रतिनिधित्व। पांचवी अनुसूची में तो जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। वही बात करें 6, तो 6 में क्या है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित जो वहाँ के जो प्रशासन और उनके नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। अगर वही बात करें आर्टिकल 7 में, तो संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है। संघ एवं राज्य में शक्ति का विभाजन, ठीक है। जो हम देखते हैं ना कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है तो उससे संबंधित है। वही हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, इसमें क्या 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख और बात करते हैं 9वीं अनुसूची किस संबंधित है। जो 9वीं अनुसूची है हमारा वो किससे संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची जो संबंधित है संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, तो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। वही हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची बात करते हैं तो 11वीं जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है वो शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर से इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखो, पहली अनुसूची संघ और राज्य से संबंधित है। जो दूसरी अनुसूची है वेतन और भत्ते का इसमें उल्लेख किया गया है, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में बात करते हैं तो पदाधिकारियों के शपथ और ग्रहण से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति को प्रशासन से संबंधित है। वही बात करते हैं आर्टिकल जो हमारे अनुसूची 7 है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं संपत्ति का उल्लेख किया गया है और संपत्ति का अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं में शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लो, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में अनुसूची विषय कौन सा युग सही है। पहली अनुसूची में राज्य है तो बात सही है, संघ एवं राज्यों का उल्लेख है तो है। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया तो भारतीय भाषाओं से संबंधित है, 22 भाषाओं से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट रुक जाओ।
जैसे मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा करेगा? यहाँ पे 2021 का ये करंट अफेयर्स है, तो इसमें हरियाणा था, तो हरियाणा इसका राइट आंसर है। अगर अगला आपसे पूछा जाए कि 2025 में कौन करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम, तो उसकी जो मेजबानी करेगा बिहार में होने वाला है, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार। निजाम उल मुल्क आसफ जहां डैश राज्य के संस्थापक थे? तो किस राज्य के संस्थापक थे? अवध, दिल्ली। तो निजाम उल मुल्क आसफ जहां हैदराबाद के संस्थापक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो कथन 1 तो हमारा सही है कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, तो बात तो बिल्कुल सही है। वही हम देखते हैं कथन 2, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुडी है? नहीं, अनाईमुडी नहीं है, महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट का आपसे पूछा जाए तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर होगा? सी राइट आंसर है। ठीक है, सी केवल 1 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये हमारा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी सार्वजनिक क्षेत्र में के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को डैश कहा जाता है? तो विनिवेश कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, IUCN का मुख्यालय स्थित है? तो IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में स्थित है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। IUCN का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अप्रैल 2021, तो ये इसको छोड़ देते हैं, हमारा उसमें करंट अफेयर्स है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 209 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था? लोथल में। ऑप्शन नंबर सी। रसोई घर के कचरे को कृमि और अथवा लाल केंचुओं द्वारा से कंपोस्ट में परिवर्तित करवाना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है हमारा। लोटिया किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? लोटिया की जब हम बात करते हैं तो लोटिया राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है। ठीक है, लोटिया। वही अगर आपसे पूछ ले कोई कि उत्तर प्रदेश का बताओ क्षेत्रीय संगीत कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का है आल्हा, होरी। होरी भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। वही हम बात करते हैं रसिया, यहीं का है रसिया।
कजरी, 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 तो ये सभी जितने भी हैं ये यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा? पांडवानी, पांडवानी। गोवा का अगर बात करें तो मांडो, मांडो, ठीक है। और राजस्थान का तो लोटिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जास्कर डैश की सहायक नदी है। तो जास्कर जो है सिंधु की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछ ले कि जास्कर, श्योक, गिलगिट और जास्कर, श्योक किसकी सहायक नदी है? गिलगिट किसकी सहायक नदी है? गिलगिट, जास्कर, जास्कर तो लिखा है, तो श्योक, गिलगिट, जास्कर ये सभी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। 1739 में किस पे आक्रमण किया? दिल्ली पर आक्रमण किया। तो बात तो सही है, तो ये हमारा सही है। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या अधिकतम है? तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या CS का है। CS की परमाणु त्रिज्या कितनी है? बात करें तो यहाँ पे 0.67267 nm, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्मारक राज्य कौन सा युग में सही है? इसमें सही पूछा गया है। तो मेहरगढ़ का किला जो कि राजस्थान में, ये हमारा सही है। अगर आपसे पूछ ले बहाई मंदिर, जो बहाई मंदिर कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में सिर्फ बहाई मंदिर है। जिंजी किला, जिंजी किला कहाँ पे है? तो जिंजी किला तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक है। वही बात करते हैं विक्टोरिया महल। तो विक्टोरिया महल कहाँ पे? पंजाब में नहीं, ठीक है। कहाँ पे है विक्टोरिया महल की बात करें? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का वर्डमैन कहा जाता है? तो भारत का जो वर्डमैन है किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। अगर बात पूछ लिया तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछ ले, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है बताओ? वही आपसे पूछ ले एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, तो बताओ दोनों में बताना है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया तो आपने बता दिया कि जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया है बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। वही आपसे पूछ ले टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, कैलाश सांखला, कैलाश सांखला। वही बात करते हैं एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, तो अजय देसाई, अजय देसाई। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। तो वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अर्थमेटिक एबिलिटी मैथ का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।